सो हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो अपन केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही इजी है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर से क्वेश्चंस बोर्ड में तो बनते ही है एज वेल एज नीट में भी बनते हैं। नीट एंड जे में भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया। ओके, तो अब देखो आयोनिक इक्विलिब्रिया का मतलब क्या है। इक्विलिब्रिया का मतलब तो तुम लोग ने पढ़ाई है 11th स्टैंडर्ड में कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो बेसिक तुमको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे आयंस का इक्विलिब्रियम है। अब आयंस का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि कोई भी तुम लोग सॉल्यूशन लेते हो तो अगर उसमें आयोनाइज्ड एंड नॉट आयोनाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो सेम होते हैं तो उस टाइम पे अपन बोलते हैं कि वो जो कंडीशन है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक है, जहां पे द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड या फिर यू कैन से आयंस एंड unionized molecules in solution is called as ionic equilibrium। तो ये तो है इसका बेसिक सा डेफिनेशन। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं तुमको समझाने दे रहा हूँ। देखना, अब मैंने खुद ने बोला आयन एंड अनआयोनाइज्ड, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। क्या इसका मतलब ऐसा है? तो हाँ, ऐसा समझ सकते हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड्स आयन में ब्रेक हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड आयन में ब्रेक हो जाए, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई भी ब्रेक ही ना हो। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं NaOH की बात करता हूँ तो NaOH में देखना ये आयंस में ब्रेक हो सकता है, डेफिनेटली ब्रेक हो सकता है। Na प्लस प्लस OH माइनस आयोनाइज्ड हो गया। HCl की बात कर लो तो ये भी आयंस में ब्रेक हो सकता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। KOH की बात कर लो ये भी आयंस में ब्रेक हो सकता है, K प्लस प्लस OH माइनस। तो ये जो है ये आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है, ये जो है इनको अपन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो अगर मैंने कोई भी मॉलिक्यूल लिया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई एक मॉलिक्यूल है एक्स करके नाम ले लो उसका, कोई एक एक्स करके मॉलिक्यूल है उसका अगर मैं 10 मोल्स लेता हूँ, कितना मोल लेता हूँ, 10 मोल्स, उसका अगर मैं 10 मोल्स लेता हूँ और वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, वाटर लेता हूँ, वाटर में उसका 10 मोल्स में डिसॉल्व करता हूँ, इसका एक्स मॉलिक्यूल्स का 10 मोल्स में वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, तो होता क्या है 10 के 10 मोल्स डिसॉल्व नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि 10 के 10 मोल्स डिसॉल्व हो जाए, हाँ पॉसिबिलिटी है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि 10 के 10 मोल्स डिसॉल्व हो जाए वाटर में, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि वो डिसॉल्व ना हो। तो अब ये जो डिसॉल्व होता है या डिसॉल्व नहीं होता है, ये कितना डिसॉल्व हो रहा है, इसको जो फाइंड आउट करने का जो क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कि कितना मोल्स डिसोशिएट हुआ है, मतलब कितना मोल ब्रेक होके डिसॉल्व हो चुका है, कितना मोल आयोनाइज्ड फॉर्म में जा चुका है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है 10 मोल, अब ये 10 मोल में से जरूरी तो नहीं ना कि 10 का 10 मोल पूरा ऐसा आयोनाइज हो जाए कि तुम लोगों ने 10 मोल्स NaOH लिया तो तुमको प्रोडक्ट में 10 टाइम्स Na प्लस मिला प्लस 10 टाइम्स OH माइनस मिला। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। NaOH के केस में हो सकता है क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग है, NaOH के केस में हो सकता है क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग है। HCl के केस में भी सेम हो सकता है कि तुम लोग यहाँ पे 10 मोल लोगे तो यहाँ पे भी तुमको 10 मोल मिलेगा प्लस यहाँ पे भी 10 मोल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है एक्सप्लेन करता हूँ, रुको पहले ये चीज एक्सप्लेन कर लेना दो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 10 मोल्स डाला, तो अगर मैंने 10 मोल्स डाला है तो वो तो टोटल में आ गया और 10 का 10 मेरे को प्रोडक्ट में सेपरेट भी हो गया। डिसोशिएट का मतलब क्या, ब्रेक डाउन होना, सेपरेट होना। डिसोशिएट मतलब ब्रेक डाउन होना, सेपरेट होना। तो अगर मैंने 10 मोल्स डाला और 10 का 10 मोल डिसोशिएट हो रहा है
तो ऊपर भी 10 आएगा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। ये तो था तुम्हारा अल्फा। तो अगर अल्फा का वैल्यू 1 आता है या तो नियरली इक्वल टू 1 आता है, अल्फा का वैल्यू या तो 1 आता है या तो नियरली इक्वल टू 1 आता है, तो समझ जाने का कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तुम लोग वो काउंट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वो काउंट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब उससे भी पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज तो किया, अब ये इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच का डिफरेंस तुमको पहले पता होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रोलाइट वर्ड तो डायरेक्ट यूज कर लिया, बट ये पता है क्या तुमको इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड जिनका अपन इलेक्ट्रोलिसिस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करा सकते, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सा थिंग है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अभी इलेक्ट्रोलाइट में भी दो है, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। तो स्ट्रॉन्ग का तो मैंने तुमको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जिसका अल्फा का वैल्यू आना चाहिए 1 या तो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक, वीक में क्या हो सकता है, देखो वीक की पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसी है कि सपोज कर लो मैंने डाला तो है 10 मोल्स, डाला तो है टोटल 10 मोल्स, लेकिन डिसोशिएट हो रहा है कुछ 1 मोल्स या तो 2 मोल्स, डिसोशिएट हो रहा है कुछ 1, सपोज कर लो 1 हो रहा है 2 हो रहा है, मतलब बहुत कम मोल्स डिसोशिएट हो रहा है। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर, 2 1 2, 2 5 10, 1/5। अब इसको और भी डिवाइड कर सकते हो, बट इन शॉर्ट आंसर क्या आएगा, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 आंसर आएगा। जब आंसर बहुत ज्यादा कम आ जाए 1 से, तो अपन उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अपन ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे हैं बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं CH3COH की बात करूँ, CH3COOH, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अपने को डबल एरो लगाना पड़ता है ऐसा वाला। अभी क्यों ऐसा लगाना पड़ता है ये एक्सप्लेन कर दूंगा, रुको। तो ये होता है CH3COO- प्लस H प्लस, ये कुछ ऐसे डिसोशिएट होता है, लेकिन ये 100% डिसोशिएट नहीं होगा। मतलब अगर तुम लोग ने इसका 10 मोल्स लिया है तो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि यहाँ पे प्रोडक्ट में भी तुमको इसका भी 10 मोल मिलेगा, इसका भी 10 मोल मिलेगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है इसका 5 मोल मिले एंड इसका भी 5 मोल मिले। तो अब क्या हो गया, 5-5 मोल आयोनाइज हो गया। अब 10 मोल डाला था और सपोज करो 5 मोल आयोनाइज हो गया, तो अनआयोनाइज्ड कितना बचा, अनआयोनाइज्ड भी बचा 5, क्योंकि 10 टोटल है और 5 आयोनाइज हो रहा है, क्यों बराबर है। तो 10 - 5, तो कितना बचा अनआयोनाइज्ड 5। तो ये जो कंडीशन होगा इसको ही बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम, इसको ही बोलते हैं अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पे आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स सेम है सिस्टम में, तो उसको अपन बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इतना समझा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि तुमको कैसे पता चलेगा कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड कौन से होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड कौन से होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल सा डेफिनेशन तो ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो 100% डिसोशिएट हो जाए, जो 100% डिसोशिएट हो जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 10 मोल्स का, 10 मोल्स लिया तो 10 के 10 मोल्स डिसोशिएट हो जाना चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और उसका जो अल्फा का वैल्यू होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो होता है अल्फा इक्वल्स टू 1, वो होता है अल्फा इक्वल्स टू 1। और वीक का होता है अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखो वो मैं बता देता हूँ। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली दो चीज आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी दोनों कैटेगरी पॉसिबल है कि ये वीक एसिड्स भी हो सकते हैं एंड वीक बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझा अभी से तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा तुम लोग को। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लो ये चीजें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ लिस्ट लिखवा के दे रहा हूँ, वो लिस्ट ध्यान से समझना। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर टोटल तुमको 7 एसिड याद रखना है। हाँ, एक चीज थोड़ी बार थोड़ा डिफरेंट जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा फर्स्ट टाइम में, बट 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 7 एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है, जो तुमको याद रखना है, उसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे वीक में काउंट होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला है HClO4, सबसे पहला है HClO4, उसके बाद है HClO3, उसके बाद है H2SO4, कितने हुए, 3 हुए। उसके बाद आता है HI, HBr, HCl, HCl।
कितने हुए गिन लो, 1 2 3 4 5 6, एक 7 बच गया, सातवां हो जाएगा नाइट्रिक HNO3। HNO3 ये जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। इनको छोड़ के बाकी कोई भी एसिड आएगा तो वो वीक में जाएगा, जैसे कि CH3COOH, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH ये वीक एसिड में काउंट होता है। उसके बाद में HNO2 नाइट्रस ये भी वीक में काउंट होगा। HF इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूजिंग रहते हैं, सर HI HBr एंड HCl ये 3 वाले तो अपन ने स्ट्रॉन्ग में लिखे, तो HF को क्यों नहीं लिखा? HF स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए स्ट्रॉन्ग में नहीं लिखा है, HF वीक एसिड में काउंट होगा, ये चीज याद रखना। HF का बहुत कंफ्यूजन करते हो तुम लोग, ठीक है? HF इज अ वीक एसिड नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके? ये चीज याद रखना। तो मैंने गलती से नहीं, दिस इज अ फैक्ट, HF इज अ वीक एसिड इसलिए मैंने इसको वीक एसिड में लिखा है, ओके? इसको इसके साथ मिक्स मत कर देना, ओके? तो वीक एसिड में हो गया CH3COOH, HNO2, HF, HCN, उसके बाद में H2CO3, H2SO3, जितने भी एसिड बच जाते हैं मोस्टली वो सारे के सारे वीक एसिड में आएंगे। स्ट्रॉन्ग में सिर्फ ये 7 काउंट होते हैं मेजरली, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में अब तक, ओके? अब बात करते हैं बेसिस की। अब बेस का भी याद रखना बड़ा सिंपल है। बेस का तो एकदम सिंपल है कि जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के है उसमें से ही मोस्टली सारे के सारे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो सबसे पहला LiOH, अभी ग्रुप 1 की बात चल रही है। लिथियम के बाद कौन आता है? जस्ट सोडियम। उसके बाद कौन आता है? पोटेशियम। उसके बाद रुबिडियम। उसके बाद सीजियम, ओके? तो ये जो सारे के सारे है ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 1 के OH, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग में काउंट हो गए। और जो ग्रुप 2 के है, ग्रुप 2 में से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये 3 काउंट होंगे स्ट्रॉन्ग में, ये 3 ही काउंट हो गए स्ट्रॉन्ग में, ठीक है? मैग्नीशियम नहीं काउंट होगा, मैग्नीशियम नहीं काउंट होगा, सिर्फ कैल्शियम से स्टार्ट होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तीनों के हाइड्रोक्साइड काउंट हो गए स्ट्रॉन्ग बेस में, ठीक है? तो ये है ग्रुप 1 के एंड इतने हैं, ये 3 है ग्रुप 2 के। सिर्फ इतने ही बेस स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट हो गए, इसको छोड़ के बाकी कोई भी आएगा वीक बेस, जैसे कि NH4OH, जैसे कि NH4OH ये आ गया वीक में। उसके बाद हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस, ये भी आ गया वीक में। अल्यूमिनियम ले लोगे तो भी ये वीक में आएगा, AlOH थ्राइस। तो इन शॉर्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स को छोड़ के जितने भी बाकी के हाइड्रोक्साइड्स है वो सब काउंट हो गए वीक बेस में। ये 7 एसिड को छोड़ के जितने भी एसिड है काउंट हो गए वीक एसिड में। ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वाले स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे मैंने तुमको क्लासिफाई करके दे दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी 2 चीज हो सकती है, वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दी। और जब भी तुम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करोगे, जब भी तुम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं HI की बात करता हूँ, तो HI का जब डिसोसिएशन करोगे तो उसको हमेशा कंपलसरी है बीच में सिंगल एरो ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है मतलब 100% डिसोशिएट हो रहा है। इसका जो अल्फा का वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है, ठीक है? HI का, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसलिए बीच को हमेशा सिंगल साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑन द अदर एंड अगर इसकी बात कर ली जाए ये वाले एसिड की, एसिडिक एसिड की, तो एसिडिक एसिड को कभी भी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट मत करना, स्पेशली आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में तो मत ही करना, ठीक है? ऑर्गेनिक में कभी कभार कर दिया चल जाता है उतना, बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, वो नहीं करना होता है। क्योंकि जो एसिडिक एसिड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये इसको कभी भी 100% आयोनाइज तुम लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है? पार्शियली आयोनाइज होता है ये, ओके? तो ये जो डबल एरो इसका मतलब तो तुमको पता है ये टोटली आयोनाइज नहीं होता है, कुछ आयोनाइज फॉर्म में मिल जाएगा एंड कुछ अनआयोनाइज जैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है? तो कब सिंगल एरो लगाना है एंड कब डबल एरो लगाना है क्लियर हुआ। सिंगल एरो कब लगाना है? जब तुम्हारे पास ये 7 में से कोई एक एसिड हो, या फिर एज वेल एज पार्ट बोल रहा हूँ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ये जो हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पे लिखे हैं इनमें से किसी का डिसोसिएशन करना हो ये साइड का, तो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करना है। और वीक रहेगा तो तुमको डबल एरो दिखाना पड़ेगा, ये इंडिकेट करेगा कि दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? एकदम क्लियर है चीजें, ओके? अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूं कि अब से हर एक वीडियो में
थर्मो में तो मैंने बताया ही था, फिर से और एक बार बता रहा हूँ। अब से हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया रहेगा, वो लिंक चेक करना। वो लिंक में तुमको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसके ऊपर जो मैंने आज का वीडियो लिया है इसके ऊपर ही कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। वो एमसीक्यू तुमको खुद से सॉल्व करना है और वीडियो के नीचे कमेंट में उसके आंसर करो। अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट रहेगा तो मैं उसको लव रिएक्ट कर दूंगा, तो समझ जाना तुम्हारा आंसर करेक्ट है, और रॉन्ग रहेगा तो रिएक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो इससे तुमको समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा कि तुम लोग को कितना समझ में आया है ये वीडियो से। ओके, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस बता रहा हूँ क्या रहेगा, वो रहेगा एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेसिस के कितनी थियरीज आए हैं, कौन से थियरीज में क्या क्या ड्रॉबैक है, या कौन से थियरी के क्या क्या एडवांटेज है, एसिड एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, बेस एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, ये सब अपन स्टडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। जो कि तुमको पता है एसिड एंड बेस की 3 थियरी है, एक है अरेनियस थियरी, एक है लॉरी ब्रोंस्टेड थियरी और एक है लेविस थियरी। ये तीनों थियरी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।